एग्जिट पोल बिग पिक्चर। जी हां, IBC 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा और हम बात करेंगे एग्जिट पोल के नतीजों के बाद आ रहे रिएक्शंस पर और देश में 2 दिन बाद जो फाइनल परिणाम आम चुनाव के आएंगे तो क्या होगा। दरअसल लोकसभा चुनाव के 7वें फेज की वोटिंग खत्म हो गई है शनिवार को और उसके बाद तमाम न्यूज चैनलों के एजेंसियों के एग्जिट पोल्स आना भी शुरू हो चुके हैं। सबके एग्जिट पोल सामने आ गए। एग्जिट पोल के डेटा के मुताबिक सर्वे एजेंसियों के रुझानों का औसत बताता है कि देश में एनडीए को 300 सीटें मिल सकती हैं। वहीं विपक्षी दलों के गठबंधन, जिसे विपक्षी दलों ने इंडिया नाम दिया है, इंडिया के हिस्से में करीब 149 सीटें ही आती दिख रही है, जबकि अन्य राजनीतिक दलों, जिनमें हम घटक दलों को, क्षेत्रीय दलों को शामिल कर लें, तो उनके खाते में सिर्फ 32 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं IBC 24 के एग्जिट पोल में भी एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। न्यूज चैनल्स और एजेंसियां किसे कितनी सीटें दे रही है, पहले देखिए रिपोर्ट। एग्जिट पोल से मिले रुझानों को अगर 4 जून को होने वाली मतगणना के नतीजों का पूर्वानुमान माना जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। तमाम सर्वे एजेंसियों के रुझानों का औसत बता रहा है कि एनडीए को 367 सीटें मिल सकती हैं। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के हिस्से में 150 सीटें आ रही हैं, तो वहीं अन्य दलों को 26 सीटें मिल सकती हैं। अलग अलग सर्वे एजेंसियों के रुझानों पर नजर डालें तो मीडिया समूह IBC 24 के एग्जिट पोल में एनडीए को 340 जबकि इंडिया को 187 सीटें मिलने का अनुमान है। जन की बात SAAM के मुताबिक एनडीए को 377 सीटें जबकि इंडिया को 151 सीटें। इंडिया टुडे पोल स्टार्ट के मुताबिक एनडीए को 371 सीटें जबकि इंडिया को 125 सीटें मिल सकती हैं। वहीं आर भारत मैट्रीज एनडीए को 361 जबकि इंडिया को 126 सीटें दे रहा है। रिपब्लिक टीवी PMarq के हिसाब से एनडीए 359 और इंडिया 154 पर सिमटती दिख रही है। एग्जिट पोल के नतीजों के सामने आने के बाद जहां बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने इसे प्रधानमंत्री मोदी के 10 सालों में किए गए कामों पर जनता की मुहर बताया है, तो विपक्षी दल एग्जिट पोल के रुझानों को ठुकराते नजर आ रहे हैं और वास्तविक नतीजों के लिए 4 जून का इंतजार करने की सलाह दे रहे हैं। जिस ढंग से मोदी जी के नेतृत्व में काम किया है उससे एक चीज स्पष्ट है, लाभार्थियों को फायदा हुआ है और हम यही चाहते हैं कि एग्जैक्ट पोल हो या एग्जिट पोल, अंत में जो जीता वही सिकंदर और ये जीत भारतीय जनता पार्टी का है। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी कमाल करती नजर आ रही है। MP और छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक विश्वसनीय और लोकप्रिय मीडिया समूह IBC 24 की तरफ से किए गए एग्जिट पोल में MP और छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपना पुराना प्रदर्शन दोहराती दिख रही है। IBC 24 के एग्जिट पोल के मुताबिक MP में बीजेपी को 27 सीटें जबकि कांग्रेस को महज 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 9 सीटें जबकि कांग्रेस के हिस्से में केवल 2 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा बाकी सर्वे एजेंसियों के रुझान भी कमोबेश कुछ ऐसे ही हैं। अगर इनका औसत निकाला जाए तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 10 और कांग्रेस को 1 सीटें, तो वहीं MP में बीजेपी को 28 और कांग्रेस को 1 सीटें मिलने का अनुमान है। सर्वे एजेंसियों के इन रुझानों से जहां MP और छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता गदगद दिखाई दे रहे हैं, तो कांग्रेस ने इन रुझानों को सच्चाई से कोसों दूर करार दिया है। 300 से अधिक नहीं, 400 पार जा रही है भारतीय जनता पार्टी एनडीए मिला के, और अकेली भारतीय जनता पार्टी 370 क्रॉस कर रही है। मध्य प्रदेश में भी सभी 29 सीटें हम जीत रहे हैं। ये विजय की आप सुना भी देखिएगा पूरे देश में। पूरे देश में वातावरण अच्छा था, छत्तीसगढ़ में तो था ही, और छत्तीसगढ़ में तो पूरी सीट 11 की 11 दे ही रहे हैं। तो आज अगर एग्जिट पोल में एनडीए का बढ़त दिखा रहा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं नहीं समझता कि कुछ सैंपल ले लें और उसके आधार पर पूरे लोकसभा सीट का आप सर्वे कर लें।
तो इसमें अधिकांश समय हम लोगों ने देखा कि जो सर्वे आता है उसके उलट रिजल्ट आते हमने देखा है। तो ठीक है, सब न्यूज चैनल के अपने अपने PR की सवाल है और डिस्कशन भी करा रहे हैं, बहुत सारी बातें सामने भी आ रही है। इस बार लोकसभा चुनाव में पूरी जनता बदलाव के मूड में थी और उसी तरीके से भारी मतदान हुआ है। और खासकर अगर बस्तर की बात करूं तो बस्तर में भी हमारे उम्मीदवार प्रवासी लखमा जी के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में भारी जन समर्थन लोगों का मिला है। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि बस्तर की सीट के साथ साथ लगभग ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में हमको सीटें मिलेंगी। एग्जिट पोल से सामने आए रुझानों पर सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से किए जा रहे इन दावे और प्रति दावों में कितना दम है, इसका पता 4 जून को मतगणना के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल तब तक एग्जिट पोल के रुझानों को लेकर समीक्षा का दौर चलता ही रहेगा। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो देखा आपने, इस रिपोर्ट के जरिए आपने समझा कि किस तरह से एग्जिट पोल्स के नतीजे तो एक बार फिर से एनडीए को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है इस पूरे अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल्स में। लेकिन विपक्ष में बैठी कांग्रेस और उन सभी दलों का जो गठबंधन हुआ है, इंडिया गठबंधन, वो ये मानने को तैयार नहीं है। 2 दिन के बाद 4 तारीख को आने वाले अंतिम परिणामों के इंतजार की प्रतीक्षा एक तरह से हो रही है इंडिया गठबंधन की तरफ से। इस करेंगे मसले पर चर्चा। जो पैनल में मेहमान हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, जल्दी से आपका परिचय उनसे करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ रहे हैं, नवोदित मेहरा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनुराग वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, पैनल में वो भी जुड़ रहे हैं, और वर्णित गुप्ता जी हमारे साथ उत्तर प्रदेश के स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी चारों पैनलिस्ट का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत नवोदित जी आपसे करना चाहूंगा, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। कहते हैं कि 1984 का वो दौर जब भारतीय जनता पार्टी महज 2 सीटें जीतकर आई थी, और उसके बाद 2019 का वो परिणाम जब बीजेपी 330 सीटें जीत के आ जाती है। 2024 के इस लोकसभा चुनाव में 400 पार का दावा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ये सफर 2 सीटों से अगर 400 तक जाता है, इस पर एक क्विक रिएक्शन, और क्या इन एनालिसिस के मुताबिक, एग्जिट पोल्स के अंतिम नतीजों के मुताबिक हम मानकर चलें कि एक नए इतिहास की तरफ कोई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री इतिहास रचने जा रहा है, तीसरी बार एनडीए की सरकार बन रही है? देखिए, निश्चित रूप से इतिहास तो रचा जाएगा, चाहे वो तीसरी बार गैर कांग्रेसी सरकार बने एक, या 400 पार का आंकड़ा तय करे। परंतु 400 पार का आंकड़ा तय करना थोड़ा सा मुझे मुश्किल सा लगता है, प्रतीत होता है, क्योंकि आप जो भी हमारे एग्जिट पोल के नतीजे देखें, इंक्लूडिंग IBC 24 के नतीजे देखें, तो 340, 350, 360 तक का आंकड़ा तो दिख रहा है। परंतु जो आपने जो बात कही कि इतिहास बनने जा रहा है, निश्चित रूप से इतिहास बनने जा रहा है। और 15 साल का जो 16 साल कुछ दिनों का नेहरू जी का एक कार्यकाल रहा, 10 लाख 11 दिन का शायद अभी तक मोदी जी का कार्यकाल रहा, तो वो तो इतिहास जरूर बनेगा। एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये भी इसमें खड़ा होता है। मैं इस पर जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, मैं अनुराग जी आपसे समझना चाहूंगा। नवोदित जी ने बिल्कुल ठीक बात कही है, ये तो 4 तारीख को और प्रामाणिकता से स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इतिहास यूं ही नहीं बनता है, इतिहास सबके सहयोग से बनता है, वोटर्स के सहयोग से भी बनता है। वोटर्स में हम देख रहे हैं महिलाओं, जिसकी हम बात करते हैं, आधी आबादी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन आधी आबादी, इन महिलाओं की भूमिका को आप कैसे देख रहे हैं? पिछले 2-3 चुनावों से हमने ऐसा देखा है कि महिलाओं का चुनाव में, जैसे पहले होता था कि महिलाएं जब भी जो है चुनाव में उनका रोल इतना होता था कि जो उनके पति, उनके पिता या उनका बेटा जो कह देता था उस पर वोट डालने जाती थी। लेकिन धीरे धीरे पिछले 2-3 चुनावों में ऐसा हमने देखा कि महिलाएं इंडिपेंडेंट सोच के साथ भारतीय राजनीति को एक नए नज़रिए से देखने लगी। एक सबसे बड़ी चीज़ जो देखी गई, और ये हमने ही नहीं, ये राजनेताओं ने हमसे पहले शायद भांप लिया था, तो कई पॉलिटिकल पार्टीज़ ने महिलाओं को लेके स्कीम्स शुरू कर दी, चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हों, चाहे वो नवीन पटनायक जी हों। उन्होंने महिलाओं को एक सक्रिय राजनीति में, एक सक्रिय वोटर की भूमिका लाने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया। उसके बाद राष्ट्रीय पार्टियों ने भी उसको आगे बढ़ाया, और
जिस तरह से महिलाओं ने भारतीय राजनीति में एक इंडिपेंडेंट सोच के साथ वोटिंग को हैंडल किया, वो बहुत ही सराहनीय है और उसका फायदा इस समय बीजेपी को मिलता दिख रहा है। अच्छा, एक इसमें फर्क है, मैं आपको बताऊं कि जिन पार्टियों के मैंने अभी नाम लिया, टीएमसी हो गई या बीजू पटनायक जी की पार्टी हो गई या अरविंद केजरीवाल, इन्होंने महिलाओं को फ्रीबीज के अलावा कुछ नहीं दिया कि हम आपको फ्री बस में यात्रा दे देते हैं या हम आपको फ्री कोई टिकट दे देते हैं या हम आपको, लेकिन जो बीजेपी ने इनसे डिफरेंट काम किया वो ये किया कि जो बड़े जहाँ पे सीटें बहुत बड़े उसमें आती हैं, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है बहुत फ़र्क हुई। और लॉ एंड ऑर्डर का फ़र्क हमें ये नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ सिर्फ एक आंकड़ों में है, एक परसेप्शन, एक जो दिमागी स्थिति है उस पर भी बहुत फर्क पड़ता है। तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र वगैरह में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई, आज महिलाएं स्वतंत्र होकर शाम को कहीं अपने काम से जा सकती हैं, कार्यालय से वापस लौट सकती हैं, अपने काम को इंडिपेंडेंटली निपटा सकती थी। वही आज से 7 साल 8 साल पहले उनको अंधेरा होने के बाद घरों से बाहर निकलने में डर लगता था। तो जो सेंस ऑफ सिक्योरिटीज जो भाजपा की सरकारों में जो पिछले कुछ दिनों में मिली हैं, वो भले ही ओवरऑल थी, ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ महिलाओं के लिए कुछ किया, महिलाओं के लिए भी किया कि तरह तरह के जो है सेवाएं शुरू करी गई, लेकिन उसके साथ ही जो सुरक्षा की भावना आई उसने महिलाओं को बहुत आश्वस्त किया और बीजेपी को वोट देने के लिए उनको आगे बढ़ाया। बिल्कुल ठीक कहा आपने। नवोदित जी, एक छोटा सा रिएक्शन लेके फिर मैं सुरेंद्र जी के पास आऊंगा, क्योंकि जिस बात का जिक्र अनुराग जी कर रहे हैं ये बात बिल्कुल ठीक है, इसका असर हम राजनीति, सक्रिय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पर भी देख रहे हैं। लेकिन एक तरफ देश की इतिहास की सबसे पुरानी पार्टी और एक तरफ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की इस लड़ाई में हम ये भी देख रहे हैं कि पहली बार आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है कि कांग्रेस बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह सीटें कम हुई है जहां कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। 10 साल बाद कहा जाता है एंटी इनकम्बेंसी होती है, एक ही चेहरा, एक ही पार्टी के दावे वादों से जनता उब जाती है। लेकिन ये एग्जिट पोल्स के नतीजे तो इस तरफ बिल्कुल इशारा नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के भविष्य अस्तित्व के लिए कितना चैलेंजिंग आप मान रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के अस्तित्व के लिए तो चैलेंजिंग है ही। लगातार ये चुनाव हारते जा रहे हैं। कुछ एक जीतें इनको जरूर मिल रही है, परंतु वो जीत सुदृढ़ जीत नहीं मिल रही है। अगर मैं थोड़ा सा अनुराग जी की बात को और आगे ले जाते हुए कहूंगा कि महिलाओं को तो सशक्तिकरण की बात, लॉ एंड ऑर्डर की बात तो सर्टेनली हुई है, परंतु इसमें लाभार्थी योजना का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और वो लाभार्थी योजना में तमाम योजनाएं आ जाती हैं, राशन की हुई, टॉयलेट की हुई, करोड़पति दीदी की योजनाएं हुई, फिर सुरक्षा की भावना की बात अनुराग जी ऑलरेडी कर चुके हैं, मंदिर और धर्म को एक साथ जोड़ने की बात जो की, देन प्रधानमंत्री जी का कनेक्ट, प्रधानमंत्री जी का संवाद और बीजेपी की रोबस्ट मैं कहूंगा कि मशीनरी, चुनावी मशीनरी, उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक तरफ लीडर, टावरिंग लीडर था, तो एक तरफ लीडरलेस गठबंधन था। तो ये सारी की सारी चीजें, सारे के सारे अनुमान ये लगाया जा सकता है कि एक तरफ रोबस्ट चीजों से आप, रोबस्ट पॉलिसी से आप लड़ रहे थे, इसलिए कांग्रेस को ये देखना पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने, ये गठबंधन ने कमजोरी तो नजर आ रही है जो आपके परिणामों में भी परिलक्षित हो रही है। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे दोनों पैनलिस्ट ने बिल्कुल ठीक बात कही है। कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी से छत्तीसगढ़ के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ पैनल में जुड़ गए। आपका भी संजय जी बहुत स्वागत है, आपसे रिएक्शन लूंगा, लेकिन उसके पहले जो सुरेंद्र राजपूत जी हैं मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहूँगा। सुरेंद्र जी, पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में कि आम चुनाव में आपकी पार्टी बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। देश के अलग अलग राज्यों में इस बार सीटें आपकी कम हुई है जहां चुनाव लड़ रहे हैं। दावे जो एग्जिट पोल्स के सामने आए हैं, नतीजे आए हैं, निश्चित ही आप शायद सहमत ना हो। कुछ देर बाद ये भी पता चलेगा जो मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक कर रहे हैं उसका मुख्य एजेंडा क्या है। लेकिन बड़ा चैलेंजिंग ये चुनाव रहा है। जिन मुद्दों को, जिन दावों को भुनाने की आपने कोशिश की, चाहे महंगाई हो, अन्य मसले हो, कुछ खास इंपैक्ट उनका दिखाई नहीं दे रहा है। पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीतिक पंडित इसी तरफ इशारा करते हैं। सुरेंद्र जी, देखिए, हम एग्जिट पोल पर अपनी कोई प्रतिक्रिया इस तरीके से दें कि क्या पॉलिसी चेंज हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी जल्दबाजी होगी।
हम 4 तारीख के बाद इन सारे मुद्दों पर जरूर बात करना चाहेंगे। 4 तारीख को हमें तो अभी पूरा भरोसा है कि देश ने कहीं ना कहीं महंगाई के खिलाफ या बेरोजगारी के खिलाफ या अग्निवीर जैसी समस्या के खिलाफ या महिलाओं के आत्मसम्मान की रक्षा न कर पाने के खिलाफ वोट दिया है। हमारा ऐसा अपना मानना है, संविधान को न मानने वालों के खिलाफ। लेकिन सुरेंद्र जी, एक छोटी सी चीज मैं ऐड कर रहा हूं इसमें, आपको भी जानकारी दे दूं। ठीक है, एग्जिट पोल्स के नतीजे हमेशा सही साबित हो ये नहीं कहा जा सकता, औंधे मुंह भी कई बार एग्जिट पोल्स गिरे हैं। लेकिन पिछले 2019 के तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल्स में 2 एजेंसियों के एग्जिट पोल्स की एक्यूरेसी 90% 90% रही और अन्य एग्जिट पोल्स के नतीजों की एक्यूरेसी 70% से ऊपर रही। इसे आप सिरे से खारिज या नकार नहीं सकते। मैंने तो खारिज किया ही नहीं मित्र। मैं तो 2 चीजें कह रहा हूं कि भाई मैं नहीं मानता हूं, आप मुझसे थोड़े मनवा लेंगे। ठीक है, जो एजेंसीज हैं उन्होंने काम किया है, उनकी एजेंसीज का पूरा सम्मान है और हम सम्मान सहित असहमति व्यक्त करने का तो हक हमें है ना। या आप हमारे सर पे बंदूक रख के कह देंगे कि नहीं इनको मानिए, अगर इन्हीं को मान लेना है तो शपथ करा दीजिए। मसला क्या है कि हम आपसे ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर के जितना अच्छा गंभीर डिस्कशन है, जिस तरीके से हमारे पत्रकार साथी बता रहे हैं, तो मैं उस पर टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूंगा कि मैं अभी एग्जिट पोलों का इंतजार करना चाहता हूं। मेरी बड़ी साफ सी बात है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने बताया कि मेरे विश्वास का कारण क्या है कि हम 295 के पार जा रहे हैं। मैं भी जमीन पे रहा हूं, 3 राज्यों का प्रभारी रहा हूं। अभी क्या नाम, महाराष्ट्र में था, पंजाब में था, हरियाणा में था, उत्तर प्रदेश में लखनऊ का रहने वाला हूं। तो मैंने भी जो चीजें देखी है, तो मुझे जो क्षेत्र में ग्राउंड जीरो पर जो असहमति दिखाई दी है, मैं उसके विश्वास पर कह रहा हूं कि 4 तारीख को इस एग्जिट पोल से नतीजे बिल्कुल भिन्न रहेंगे। लेकिन उसके बाद भी मैं एग्जिट पोल पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहा हूं। ये उनका अपना विशेषाधिकार है। मैं कहूंगा मार्केटिंग है, वो कहेंगे कि साहब हमने बड़ी मेहनत से काम किया है, तो ससम्मान हमारी असहमति है। कुछ मुद्दे जो बातें उठती हैं यहाँ पर जी, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता की या हमारे 328 सीटों पर लड़ने की, तो मैं उसमें एक चीज बहुत साफ कह दूं कि हम लोग एज ए इंडिया गठबंधन लड़े, और जब इंडिया गठबंधन के रूप में हम लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर जो बड़ा भाई होता है उसे अपने चीजों को ही फॉरगो करना पड़ता है। हमने त्याग, तपस्या और बलिदान के साथ इंडिया मैं समझता हूं, मैं और दर्शक भी जरूर विस्तार से जानना चाहेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने 295 प्लस सीटें इंडिया गठबंधन को अगर आने की बात कही है एक दिन पहले, तो उसके पीछे एक आधार ठोस क्या रहा होगा, इस पर मैं लौटूंगा। संजय जी, अब आपसे मैं समझना चाहूंगा, इस मसले पर मैं बिल्कुल सवाल नहीं पूछूंगा कि बढ़त एनडीए को मिल रही है, क्या कहेंगे, अग्रिम शुभकामनाएं, ये सब ठीक है, लेकिन ओडिशा, तेलंगाना वो राज्य है जहां डबल सीटें इस बार नतीजों में, एग्जिट पोल्स के नतीजों में मिल रही हैं। साउथ इंडिया में जरूर वोट परसेंटेज आपका बढ़ रहा है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां अब तक खाता नहीं खुला है, जिनमें तमिलनाडु एक सबसे प्रमुख है। साउथ इंडिया को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रैटेजी रही, प्रधानमंत्री के बैक टू बैक दौरे रहे, कितना सफल बीजेपी साउथ राज्यों में, दक्षिणी राज्यों में हो पा रही है? संजय जी। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि परिणाम लगभग सामने है। एग्जिट पोल के माध्यम से 4 तारीख को आ जाएंगे, और हमेशा हम सब कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा सांगठनिक पार्टी है कि हम एक चुनाव समाप्त होने के बाद दूसरे चुनाव की चिंता करते हैं, दूसरे चुनाव की ओर आगे बढ़ते हैं। आज विषय ये नहीं है कि सरकार हमारी बन रही है, विषय ये नहीं कि हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं या 400 हम पार कर रहे हैं। हमारी प्रासंगिकता या हमारी स्वीकार्यता पूरे देश के अंदर में होना चाहिए। बीजेपी केवल सरकार बनाने के लिए काम नहीं करती है, बीजेपी पूरे देश के अंदर में हम काम कर सकें, और जो हमारी विचारधारा के साथ में हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम इन मुद्दों के साथ में, इन विचारधारा के साथ में हम देश के अंदर में काम करते हैं। और आपने देखा कि केवल 40-45 सालों के अंदर में हम धीरे धीरे संघर्ष करके आज इस स्थिति में आए हैं कि हम 400 सीट पार कर रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा, और एग्जिट पोल कल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जिन राज्यों के अंदर में कभी हम एक भी सीटें प्राप्त नहीं करते थे, शून्य थे, उस साउथ पर जिस पर हम पर कभी अटैक किया जाता था, आक्रमण किया जाता था कि हम दक्षिण के राज्यों की सीटों पे हम नहीं हैं, हम दक्षिण के जो राज्य हैं उन पर भी हम सीट कांग्रेस से कहीं आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो एग्जिट पोल में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखिए, 3 बिंदु मुख्य रूप से होते हैं किसी भी चुनाव में।
एक मैं बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते नहीं, एक सामान्य चुनाव की प्रक्रिया ये होती है कि पहली तो ये होती है कि किसी भी दल को, ये मैं अपने ही दल की बात कर लूं, किसी भी दल को अपनी एक रणनीति बनानी पड़ती है किसी भी चुनाव के अंदर में। और हर एक चुनाव में ये होता है कि कंटिन्यूटी नहीं बनी रहती। कई बार किसी प्रदेश में हम कम हो जाते हैं तो कहीं से हमको गेन करना पड़ता है। उदाहरण के लिए मैं एक दो उदाहरण बताता हूं आपको। जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ था कि हमने 73 सीटें 2014 में प्राप्त की, लेकिन हम 62 सीट पर आ गए 2019 में। उसकी कमी को हमने पूरा किया दूसरे राज्यों में, वेस्ट बंगाल में, दूसरे राज्यों में, वहां से हमने सीटें प्राप्त की। बिहार उत्तर प्रदेश में हम 2019 में थोड़ा पीछे रह गए थे। और लगभग यही स्थिति आज ये है कि यदि मान लीजिए, जो कांग्रेस हमेशा कही चुनाव के अंदर में इस बात को कही कि हम नॉर्थ और वेस्ट में, जैसे महाराष्ट्र की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात ये करते हैं कि हम सीटें कम, वैसे है नहीं है, ये फैक्ट नहीं है, ये रिजल्ट बता देगा 4 तारीख को। हम मान भी लें कि थोड़ा बहुत यदि हमारे को यहाँ पे कमी होती है तो हम इसको कैसे फुलफिल करें। तो हमने यहाँ पर मेहनत करी, 5 साल हमने मेहनत करी साउथ में, क्योंकि साउथ में भी हमारी स्वीकार्यता होनी चाहिए। तो आज यह है कि असम है, बंगाल है, यहाँ से हम सीटें प्राप्त करके कहीं ना कहीं उसको पूरा करेंगे और हमारा आंकड़ा पूरा होगा, पहली चीज। दूसरा विषय ये होता है चुनाव के अंदर में विशेषज्ञ बैठे, मैं क्या समझूं, मैं तो एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ। दूसरा, इस सरकार में आप देखेंगे चुनाव जब से प्रारंभ हुआ है जनवरी से हमने जब 400 का नारा और 400 का हमारा लक्ष्य तय हुआ, एक भी इस प्रकार की कोई एंटी इनकम्बेंसी सरकार की 5 साल 10 साल के बाद ऐसी एंटी इनकम्बेंसी आती है कि लोग खिलाफ में खड़े हो जाते हैं। ऐसी एंटी इनकम्बेंसी इस सरकार के खिलाफ में, मोदी जी की सरकार के खिलाफ में नहीं है। बिल्कुल। और तीसरा एक संक्षिप्त जो कहना चाहिए, एक चीज संजय जी, एक संक्षिप्त में समझना चाहूंगा, फिर मैं वर्णित जी के पास आऊंगा इसके बाद। कुछ इसका जिक्र आप कर रहे हैं कि 10 साल बाद भी ऐसी कोई एंटी इनकम्बेंसी की लहर या कोई ऐसा परिणाम नहीं दिख रहा नतीजों में, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी होता है युवाओं का, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं या सेकंड टाइम वोटर्स है युवाओं का। अधिकांश वोटर्स वो भी मिलते हैं देश में जिन्होंने इंदिरा और राजीव गांधी का शासन देखा है, जो कांग्रेस को आज भी वोट देते हैं। लेकिन 2006 के बाद पैदा हुई वो युवा पीढ़ी जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो पहली बार वोट दे रहे हैं, उन्होंने तो प्रधानमंत्री को साक्षात देखा है, वो सिर्फ मोदी का टेन्योर देख रहे हैं और काफी प्रभावित भी है। तो क्या आप मानकर चल रहे हैं ये युवा वोटर्स, ये फर्स्ट टाइम वोटर्स, जो एक बड़ा तबका है देश में, ये मोदी के साथ गया है? जी, निश्चित रूप से आपने बिल्कुल ठीक कहा। फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं वो पूर्ण रूप से बीजेपी के साथ में हैं। और हमने, आपने ध्यान भी दिया होगा कि बीजेपी ने लगातार साल 2 साल 3 साल हमने फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं उनके साथ में भी हमने बातचीत की, उनके साथ में भी हमने अपने विचारों को साझा किया, सरकार के कामों को साझा किया। मेरा तीसरा बिंदु जिस पर मैं चर्चा करना चाह रहा था यही था, लगभग यही स्थिति थी। मैं तीसरी चीज कह रहा था, मैं ठीक है सरकार आती है जाती है, मैं ये कह रहा था कि जब इस तरह का परिवर्तन होता है कि कहीं कोई लीडरशिप दिखे, तो कहीं किसी के प्रति कोई विश्वास तो पैदा हो कि हाँ नहीं ये सरकार नहीं तो कौन। आज देश के अंदर में रिक्तता है और संपूर्ण जो विश्वास है वो माननीय मोदी जी के, क्योंकि 10 साल का हमारा काम है। और काम के बारे में भी मैं सुन रहा था कि कुछ आरोप लग रहे थे, तो काम भी मैं गिना सकता हूं कि अब तो ये नहीं रहा जातिगत आदिगत आधार पे जो पहले चुनाव होते कांग्रेस के समय, अब तो गरीब है, युवा है, अन्नदाता है और महिला है। इन 4 का आधारित हमारी सरकारों ने काम किया है और ये चारों वर्ग जो है वो माननीय मोदी जी की सरकार से प्रसन्न है। तो मुझे लगता है कि कहीं दिक्कत नहीं है कि हम 400 पार। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। संजय जी अपना पक्ष रख रहे हैं। वर्णित गुप्ता जी से मैं आप समझना चाहूंगा, स्टेट हेड हमारे साथ यूपी से जुड़े हुए हैं। वर्णित जी, एक महत्वपूर्ण राज्य से आप हमारे साथ जुड़े और कहा तो ये भी जाता है कि दिल्ली का यानी केंद्र की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होता हुआ ही जाता है। सबसे घनत्व आबादी वाला देश उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश। 2009 में अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो बीजेपी 11 सीटें लाई थी वो 2014 के चुनाव में बिल्कुल विपरीत 71 सीटों तक पहुंच जाती है। 2019 में फिर ग्राफ थोड़ा कम होता है, लेकिन एक बार फिर उत्तर प्रदेश में एनडीए अपना उसी प्रदर्शन को दोहराता नजर आ रहा है। सबसे घनत्व आबादी, सबसे ज्यादा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति आप देख रहे हैं एनडीए की ओवरऑल या बीजेपी की? भारतीय जनता पार्टी की और साथ ही साथ जो उनके घटक दल हैं एनडीए जिसको कहा जाता है, उनकी स्थिति जो है वो काफ़ी मजबूत है। जिस तरीके से जो छोटी पार्टियां हैं, जिसमें आपका अपना दल हो गया, जिसमें आपका निषाद पार्टी हो गई, ओपी राजभर हो गए, सुभसपा, और वही पश्चिम को अगर सपोर्ट करने के लिए आपको आरएलडी का सपोर्ट मिल जाए तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी स्ट्रेंथ मिल जाती है लीडर्स की, एक
एक तरीके से आप जो है क्षेत्र में अपना जो माहौल है वो जो है डेवलप कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रैटेजी रही, जैसे कि अभी आपने जो अलग अलग आंकड़े बताए हैं 2009, फिर 2014 और 2019, तो अगर आप एक चीज़ देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद एक चीज़ है जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया है, वो ये है कि जाति स्पेसिफिक जो है बातें नहीं की गई हैं और वो हमेशा से जो है अंत्योदय की बात कर रहे हैं, गरीब की बात कर रहे हैं, आधी आबादी की बात कर रहे हैं, वो अन्नदाता की बात करते हैं। तो इससे वो अपने वोटर्स को जो है कंसोलिडेट करने की कोशिश की गई है और उसके ऊपर लगातार जो है कार्यक्रम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए हैं। जहां पहले आप देखिए कि MY फैक्टर होता था और अलग अलग तरीके के फैक्टर्स होते थे, जो हमारी जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो जिस तरीके से चुनाव लड़ती थी, उस पूरे ऑर्थोडॉक्स तरीके को तोड़ते हुए पहले तो जितने भी वोट बैंक हैं, जो अलग अलग जगह जो बिखराव था, उस बिखराव को कंसोलिडेट करने की कोशिश की गई, उसको लेके चरणबद्ध तरीके से काम किया गया। और शायद यही वजह है कि 2014 में एक प्रचंड लहर जो थी मोदी की वो दिखाई दी। उसके बाद 2019 में हालांकि ग्राफ कम हुआ, लेकिन आधी आबादी ने सपोर्ट किया, मुस्लिम महिलाओं ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उसके बाद अब जो कि 2024 में हम बैठे हुए हैं और जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जो कार्यकर्ता हैं, जिस तरीके से स्ट्रैटेजी वाइज जो है वो लोग आगे बढ़े हैं, उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट ज़रूर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिला है। क्योंकि आप देखिए पूरा विपक्ष एक हो गया है और फिर भी आप जो है जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं फिर से वही चीज़ें जो है रिपीट टेलीकास्ट कर रहे हैं। जो 2019 और 2014 के जो आंकड़े थे उसी के इर्द गिर्द जो है ये पूरी कहानी घूम रही है। और ये बात एकदम सही है कि अगर आपको केंद्र में सरकार बनानी है तो उत्तर प्रदेश आपको साधना होगा। उत्तर प्रदेश साधने के लिए जो नेशनल पार्टीज़ हैं उन्होंने, जैसा कि सुरेंद्र जी भी बोल रहे थे, बड़ा मन दिखाया है बड़े भाई की भूमिका में, लेकिन बड़े भाई की भूमिका जो है इतनी कम नहीं हो जाती कि वो 17 पे टिक जाए और जो क्षेत्रीय पार्टी या कहा जाए समाजवादी जो पार्टी है उसको जो है मैक्सिमम सीट रखा जाए और अखिलेश यादव एक बड़ा चेहरा बन के जो उत्तर प्रदेश में जो है इंडी गठबंधन के लिए जो है वोट गैदर कर रहे थे। तो कुल मिला के ये कई ऐसे कॉम्बिनेशन है जिसको हाईलाइट किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और एनडीए के जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से, और इसका जवाब जो है कहीं ना कहीं जो है इंडी गठबंधन की तरफ से नहीं दिया गया। इससे बचते हुए नजर आए कि कौन होगा प्रधानमंत्री का चेहरा, कैसे जो है डिसाइड होगा। तो एक कंफ्यूजन की जो स्थिति है उससे कहीं ना कहीं जो है जनता जो है कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। ये हमको ऑन ग्राउंड देखने को मिला है। बट डेफिनेटली बेरोजगारी और जो अनएम्प्लॉयमेंट है युवाओं में खास तौर पे जो है इसका असर देखने को जरूर मिला है और ये जो है इंडी गठबंधन के जो बड़े लीडर्स हैं वो इस कनेक्ट को पहुंचाने में जरूर जो है सफल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, मैं वर्णित जी के इसी जवाब के सिरे को आगे ले जाऊंगा। नवोदित जी, जिस बात का जिक्र वर्णित जी कर रहे हैं, हालांकि एक बड़ा मसला यह भी है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा था, समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन पता नहीं इस बार मायावती क्यों नाराज हो गई। अलग चुनाव लड़ लिया उन्होंने और अखिलेश यादव, कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने हाथ मिलाया। लेकिन बहुत कम सीटों पर जो चुनाव लड़ा है, उत्तर प्रदेश एक बड़ा फैक्टर इसमें होगा। और जिस बात का जिक्र वर्णित जी कर रहे हैं कि कोई बड़ा चेहरा पीएम मोदी के सामने कोई इंडिया गठबंधन प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहा है। यूपी राज्य जरूर बड़ा है, लेकिन यहां पर यह गठबंधन कितना कामयाब हो पाएगा? नवोदित जी आपको बताऊं, वर्णित जी ने बिल्कुल सही बात और सही आकलन किया है इस बात का। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि हमारा जो समाज है, चाहे वो नॉर्थ से लेके साउथ या ईस्ट से वेस्ट तक, हम एक ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं जिसका एक टावरिंग फिगर हो जाता है। तो हमारा लीडर राइट फ्रॉम महात्मा गांधी से लेके आप नरेंद्र मोदी तक अगर लें तो एक लीडर ऐसा उभरता है जिसको सभी लोग अपना लीडर समझें और श्रद्धेय समझें, एक आदर पूर्वक उसको देखते हैं। वहीं पे लीडरलेस गठबंधन का होना या किसी भी एक व्यक्ति, हमारा इलेक्शन कोई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं है, परंतु हमारा एक परसेप्शन रहता है कि एक लीडर हमको चाहिए जो हमारे को रास्ता दिखा सके, एक दिशा और दशा तय कर सके। वो शायद गठबंधन नहीं कर पाया। दूसरी बात, मायावती जी की आप बात कर रहे थे, तो मायावती जी का जो एक्सपेरिमेंट था वो सबसे पहले 1991 में हुआ था। आपको स्मरण होगा जिस समय काशीराम जी और मुलायम सिंह जी साथ साथ आए थे। उसके बाद ये फिर से दोबारा या तिबारा इसको माना गया जिस समय
मायावती जी और अखिलेश जी साथ में आए थे। तो ये जो गठबंधन हमेशा बीएसपी और एसपी का जो होते रहा है वो 91 से शुरू हुआ है और ये हमेशा फेल होते रहा है। तो वो जो दलित वोट है, अपार्ट फ्रॉम महिला और युवा वोट के अलावा जो दलित वोट है वो बढ़ गया है और जो चुनाव के नतीजों में भी परिलक्षित हो रहा है। एक चीज मैं अनुराग जी अब आपसे समझना चाहूंगा, जिसका जिक्र बार बार होता है कि बीजेपी ने बीते कई वर्षों में साउथ में यानी दक्षिण भारत में पेंट बनाने की, वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश जरूर की, लेकिन वो सफलता, वो कामयाबी नहीं मिली। लेकिन ये परिणाम जो अभी आए हैं, एग्जिट पोल्स के नतीजे इस तरफ बता रहे हैं। अनुराग जी आपसे समझना चाहूंगा, जो वोट परसेंटेज साउथ में बढ़ता दिखाई दे रहा है, जो कैंडिडेट्स भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण भारत में उतारे हैं, अमूमन दक्षिण भारत के वोटर्स बीजेपी हो कांग्रेस हो, वो इन दोनों ही राजनीतिक दलों को इतना पसंद नहीं करते हैं जितनी पेठ या जितनी पसंद वहां के मतदाताओं में क्षेत्रीय दलों में, घटक दलों को लेकर है। तो ये बढ़ती लोकप्रियता आप दक्षिण भारत में बीजेपी की कैसे देख रहे हैं आप अनुराग जी? देखिए, एक चीज़ में, इस चीज़ में तो कोई डाउट नहीं है कि बीजेपी ने संगठन के तौर पे, जहाँ पे जिन स्टेट्स में बीजेपी को कोई जानता नहीं था, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो आपका उड़ीसा हो, साउथ हो, वहाँ पे पिछले 10 सालों में बहुत ज़बरदस्त काम किया, ग्रास रूट लेवल पे काम हुआ और उस काम का नतीजा धीरे धीरे वोट शेयर। अब जिस तरह से वेस्ट बंगाल की सीट्स इस बार एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं और ये एकदम निश्चित है कि वहाँ पे ममता बनर्जी के को बड़ा ज़बरदस्त झटका लगने वाला है। और जिस तरह से साउथ में अभी 24 के चुनाव में हम देख रहे हैं कि वहाँ पे अब ज़मीन पे काम हो चुका है, जो सीटों में तब्दील होने का काम वो शायद अगले चुनाव में होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ मैं एक ऐड करूँगा कि एक जो बीजेपी ने काम किया और उसके अलावा भी जो बीजेपी की परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा कारण रहा है, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी जिस समय से कांग्रेस की एक्टिव राजनीति में आए, उन्होंने पार्टी को जिस तरह से डैमेज किया, वो एक बहुत बड़ा कारण रहा बीजेपी की ग्रोथ का। जब वो अध्यक्ष बनाए गए तो उन्होंने पूरा उन्होंने सोचा कि मैं पार्टी रिवैम्प कर दूंगा। पार्टी रिवैम्प करने के नाम पे उन्होंने सारे के सारे संगठन, सारे के सारे जिलाधिकारी सबको हटा दिया, सारे के सारे संगठनों को जो है डिसमेंटल कर दिया कि नए चुनाव होंगे और लोकतांत्रिक तरीके से लोग आएंगे। ये आइडिया तो बहुत अच्छा था अगर इम्प्लीमेंट होता, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला कि आज से 10 साल बाद भी मैक्सिमम जगहों पे जिलाध्यक्ष नहीं है, मैक्सिमम जगहों पे इनका एक कार्यकर्ता मौजूद नहीं है। वो जो डैमेज हुआ, इन्होंने सारा 2024 का जो चुनाव लड़ा वो सोशल मीडिया पे लड़ा और वीडियो रिलीज कर करके लड़ा कि आज मिठाई खरीद रहे हैं, आज गोलगप्पे खा रहे हैं। इससे चुनाव नहीं होता। जब तक ग्राउंड पे आपका कार्यकर्ता नहीं है तब तक आपका चुनाव नहीं होता है। ये सोशल मीडिया ने आपके चुनाव के कैंपेन को एम्पावर किया है, लेकिन आपके चुनाव को टोटल सोशल मीडिया पे नहीं लड़ा जाता है। इस चीज को कांग्रेस को समझने की बहुत जरूरत है। अच्छा, अगर मैं एक चीज भविष्य की एक बात करूं तो अगर ये एग्जिट पोल के नतीजे अगर काफी हद तक अगर सच निकलते हैं, 90% भी सच निकलते हैं, जो कि अब जो एग्जिट पोल का फॉर्मूला है कि एग्जिट पोल के फॉर्मूला जो लगता है उसमें रिजल्ट्स में एक्चुअल में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता है, थोड़ा बहुत 90-95% सही निकलते हैं जी। तो हम अगले चुनाव में 2 काम नहीं करेंगे। एक तो मुस्लिम तुष्टीकरण की अब बात नहीं होगी, क्योंकि ये मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति थी वो 14 के बार पहली बार फेल हुई, 14 के चुनाव में। 19 के चुनाव में लगा था कि शायद कुछ गड़बड़ हुई है और इन्होंने जिस तरह से अलायंसेस किए, जिस तरह से लड़े, वो भी फेल हुआ और 24 में फिर से फेल हो गया। तो अब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का कोई मतलब नहीं रह गया। और दूसरा जो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, अगर उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी है तो नेहरू गांधी फैमिली के ऑरा से बाहर आना। उनको पार्टी संगठन पे चलानी है, नेताओं पे चलानी है, ना कि एक परिवार पे चलानी है। ये अगर 2029 के चुनाव में अगर ये 2 चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी और देखनी पड़ेंगी इनको, अगर राष्ट्रीय राजनीति में एक्टिव रोल प्ले करना है, चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष हो। भाई देखिए, लोकतंत्र है, एक पक्ष होगा एक विपक्ष होगा, कभी आप इधर बैठेंगे कभी आप इधर बैठेंगे, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन आज की तारीख में तो स्थिति ये है कि कांग्रेस एकदम हाशिए पे आ गई है। और अगर यही कारण है भारतीय मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति और नेहरू गांधी परिवार का
जी, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं अनुराग जी, शायद बीजेपी से समझ गई और एक नया नैरेटिव, एक नया मुद्दा शायद अगले चुनाव में होगा। मैं लौटूंगा आपके पास। सुरेंद्र जी, मैं अब आपसे समझना ये चाहूंगा, जिस बात का जिक्र अनुराग जी भी कर रहे हैं, वर्णित जी ने भी किया उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, मैंने जितना अपने पत्रकारिता राजनीतिक जीवन में चीजें देखी है, आपकी पार्टी की एक खासियत जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि नेता खुल के विरोध कर लेते हैं, नेता खुल के बगावत कर सकते हैं। बीजेपी में अनुशासन कहा जाता है कि कार्डर बेस्ड पार्टी है, अनुशासन होता है, नियम होता है, नेता नाराज भी है तो पर्दे के पीछे ही होगा, कैमरे के सामने नाराजगी व्यक्त नहीं करेगा। कांग्रेस में खुलकर बोलने की, नाराजगी जाहिर करने की आजादी आपकी पार्टी में है, लेकिन एक बड़ा चैलेंज इस बार यह भी है कि जो कप्तान बदला गया, राहुल गांधी को हटाकर, सोनिया गांधी को हटाकर मल्लिकार्जुन खड़गे अब कप्तानी संभाल रहे हैं। मध्य प्रदेश में युवा नेतृत्व के हाथों में कमान है। ये एक बड़ा चैलेंजिंग होगा आपकी पार्टी के लिए इन चुनाव परिणामों के बाद कि अब पार्टी का भविष्य, अस्तित्व किस तरह से आगे जाएगा। देखो भाई, दो तीन चीजें हैं, अभी बड़ी हमको प्रीचिंग दे दी वरिष्ठ पत्रकार साहब वर्मा जी ने। आपकी प्रीचिंग भी हमें सर आंखों पर। तीन चार चीजें मैं कहता हूं आपसे। हम अपनी पार्टी का अच्छा बुरा सोचने में भी सक्षम है। नेहरू गांधी परिवार हमारी सीमेंटिंग फोर्स है और नेहरू गांधी परिवार की सीमेंटिंग फोर्स ऐसी है कि आज की डेट में कांग्रेस वही है जो कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार है, नंबर 1। क्योंकि उनकी शहादतें भी हैं, उनका देश के प्रति, संविधान के प्रति और पार्टी के प्रति समर्पण भी है, वो अपनी जगह पर है। बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे। लेकिन आप जो राहुल गांधी जी को लेकर के आप इतना ज्यादा व्यथित हैं, तो मैं आपको इतना बता दूं कि आप व्यथित न हो। 4000 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक अगर शंकराचार्य जी के बाद किसी ने की है तो वो राहुल गांधी जी ने की है। और जिस यात्रा में करोड़ों लोग वहां पर हमारे साथ शामिल हुए, तो ऐसा तो था नहीं कि अगर हमारे पास संगठन नहीं होता, जिला अध्यक्ष नहीं होते, हमारे कार्यकर्ता नहीं होते, वो कहीं कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ने तो भेजे नहीं थे उस यात्रा में। भारतीय जनता पार्टी के तो कार्यकर्ता नहीं थे, तो आप मानेंगे कि कार्यकर्ता भी कांग्रेस के ही थे। आज की डेट में आप एग्जिट पोल पे इतने बड़ी बयानबाजी अभी ना करें। इस बयानबाजी को 4 तारीख के बाद के लिए संभाल करके रखें, ये मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। बाकी आप स्वतंत्र हैं अपनी बात को कहने। बिल्कुल सुरेंद्र जी, और एक किस्सा छोटा सा मैं भी, बात को फिर मुझे जाना है, मुझे बेहद संक्षेप में। जी, बेहद संक्षेप में तो बंद हो जाते हैं। ठीक है, नमस्कार, आप जिससे लेना है ले लीजिए। नहीं, मैं सबको बराबरी से मौका दे रहा हूं सुरेंद्र जी, आप ऐसे नाराज ना होइए, मैंने आपको समय दिया। हम नाराज नहीं हो रहे हैं, हमारे पास नाराज होने का कारण भी नहीं है कोई जी। हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आप हमारी बात को पूरा नहीं होने बिल्कुल बोलिए साहब, किसी और को रखना, किसी और को आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात लगती है तो आप उनको करिए ना, कौन रोक रहा है। और आप लोगों के साथ सबसे बड़ी बीमारी क्या है कि किसी आप देखिए, अब आपने 20 सेकंड सुरेंद्र जी इसी में जाया कर दिया कि मौका दीजिए, मैं जा रहा हूं। आप मुद्दे की बात करिए ना, आपको समय दे रहा हूं, अब आप बात नहीं कर रहे। भैया हम आप जितने बड़े तो मैंने आपको बोला, मैं आपको समय दे रहा हूं, अब आप घुमा रहे हैं, आप खुद समय व्यर्थ कर रहे हैं। मैं व्यर्थ नहीं कर रहा हूं, आप समय व्यर्थ करा रहे हैं, क्योंकि हमारी तारतम्यता को तोड़ करके आपने उसके बाद कहा कि अच्छा चलिए। आप लगातार कवरेज जारी है, हम बता रहे हैं आपको कि एग्जिट पोल्स के नतीजे आने के बाद अलग अलग रिएक्शंस तो राजनेताओं की तरफ से आ ही रहे हैं। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस भी हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन बाद इंतजार खत्म होगा, मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, मैं अब आपसे समझना चाहूंगा, ब्रेक पर जाने से पहले सुरेंद्र जी ने भी अपनी बात रखी, थोड़े नाराज जरूर हुए। सुरेंद्र जी, मैं आऊंगा आपके पास, आपको मौका फिर दूंगा मैं, लेकिन एक चीज जो मैं देख रहा हूं, हरियाणा जैसे राज्य, महाराष्ट्र जैसा राज्य, ये कुछ 2-3 ऐसे राज्य हैं जहां एनालिसिस ये बता रहा है, नतीजा एग्जिट पोल्स का ये बता रहा है कि आपकी पार्टी को यहां नुकसान हो रहा है। महाराष्ट्र, हरियाणा में तो खास तौर पर इशारा इसी तरफ कर रहे हैं एग्जिट पोल्स। संजय जी। जी देखिए, एग्जिट पोल में निश्चित रूप से कुछ 1-2 राज्यों के अंदर में जिसमें हमारी पिछली बार अच्छा परफॉर्मेंस था, उसमें कुछ सीटें कम हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि जब एग्जिट पोल आएगा तो इतनी कम सीटें नहीं आएंगी। देखिए, सामान्यतः चुनाव में देश का भी चुनाव होता है और उसके बाद राज्यों के भी चुनाव होते हैं और परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न हो जाती हैं। चुनावों के अंदर में परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न होती हैं, आपको मालूम है, हरियाणा का विषय भी मालूम है, महाराष्ट्र का विषय भी मालूम है। कुछ समय ऐसा होता है कि अपने लाभ को छोड़कर जो स्थितियां आम जनता के लिए, राज्य के लिए जो स्थितियां ठीक हो, उसके अनुकूल चलना पड़ता है।
और वहां पर क्या बेहतर है उसके साथ अपने को समीकरण बनाना पड़ता है, कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। तो मुझे लगता है इन सब चीजों का भी कहीं ना कहीं एक फर्क और कहीं ना कहीं प्रभाव चुनाव के अंदर में पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके का महाराष्ट्र की बात है, यदि कल मैं बातचीत कर रहा था महाराष्ट्र के अंदर में, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर में हम अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, 25-30 सीटें प्राप्त करेंगे, तो 48 सीटें हैं। 23 सीटें हमने प्राप्त किया था पिछली बार बीजेपी में, और इस बार भी हम बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। ठीक है, गठबंधन के साथ में हम बहुत आगे थे, लेकिन बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत पीछे नहीं जा रहा। ये मैंने कैलकुलेशन करके देखा महाराष्ट्र के अंदर में। तो मुझे लगता है कुछ राज्यों में, जैसा मैंने पहले भी कहा कि पिछली बार भी यही हुआ था कि यूपी बिहार में हम थोड़ा कम हुए तो हमने यहाँ से हासिल किया सीटें, तो ये होता है। उसको हम निश्चित रूप से, मैंने कहा कि चुनाव के बाद हम तो ऐसे में ये भी देखना दिलचस्प होगा संजय जी कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार जिनसे हाथ पहले मिलाया था, लेकिन अब उनकी नाराजगी किस तरफ जाती है, जनता किस तरफ जाती है। सुरेंद्र जी, एक चीज मैं आपसे पूछूं उसके पहले एक किस्सा आपसे साझा करूंगा। बीते दिनों चुनाव कवरेज के लिहाज से जब अलग अलग शहरों में मेरा जाना हुआ तो जनता से अलग अलग मुद्दों पर मैं सवाल पूछता था। यह भी पूछता था कि आपका पसंदीदा नेता कौन है। तो एक चीज जो मैंने पाई, प्रधानमंत्री मोदी की जरूर लोकप्रियता हो, मोदी की तारीफें होती हो लीडरशिप के मामले में, लेकिन कई लोग, कई युवा मुझे ऐसे भी मिले जो राहुल गांधी की तारीफ करते नजर आए। राहुल गांधी के रोल मॉडल, उनकी काम करने की क्षमता, उनकी सोच, उसको लेकर काफी तारीफें मैंने सुनी राहुल गांधी को लेकर। तो ऐसे में राहुल गांधी के विजन को लेकर कोई दौमत नहीं है, एक आने वाले भविष्य को लेकर वो अपना एक ठोस विजन जरूर रखते हैं। लेकिन लीडरशिप की जब बात होती है, मल्लिकार्जुन खड़गे वरिष्ठ हैं, युवा नेतृत्व के तौर पर राहुल गांधी को माना जाता है। तो ऐसे में 2024 के परिणाम के बाद इस लीडरशिप को लेकर पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? सुरेंद्र जी, वो कहते हैं ना कि फैसला कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होने चाहिए। यहाँ पर हम लोग, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी अनुराग वर्मा जी हमें नसीहत दे रहे थे, हम उस पर बात कर रहे थे, और ये बात जनता में भी बहुत क्लियर है। हमें नीति को लेकर के, नेतृत्व को लेकर के, और अपनी जो क्या नाम, हमारा जो काम करने का तरीका है उसको लेकर के बहुत कोई कंफ्यूजन नहीं है। जनता हमें चुनती है, अच्छी बात है। जनता हमें नहीं चुनती है तो हम प्रतिपक्ष में भी रहेंगे तो भी अपनी भूमिका निभाएंगे। लेकिन अगर जब कोई ये कहता है आकर के कि साहब आप नेहरू गांधी परिवार से किनारा कर लीजिए, तो वो उस तरीके से है कि जैसे वो अपने माँ बाप को जो लोग छोड़ने की बात करते हैं, वो लोग, भाई आप लोग अपने माँ बाप को छोड़िए, हम अपने माँ बाप को नहीं छोड़ेंगे। हमारी नीति, नियम, नैतिकता साथ में रहेगी। जनता को हम बताने की बात करते हैं, जनता के मुद्दों के साथ में चलने की बात करते हैं। यही एक कारण था। आप मुझे बताइए, क्या कभी नरेंद्र मोदी जी ने 400 किलोमीटर की पैदल यात्रा जनता को समझने के लिए की हो? हाँ, भारतीय जनता पार्टी के पास एक तंत्र है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। हम तो बड़ी सिंपल सी बात कहते हैं, उनके तंत्र के अनुसार वो बात करते हैं। तो फिर तो जो है फिर राजनीति क्या करेंगे आप लोग? ठीक है ना, अपने माँ बाप को ही माँ बाप मानिए, बात है। मैं अनुराग जी, अपने माता पिता को ही माता पिता मानिए। नेहरू गांधी फैमिली में ठीक है, सुनिए अनुराग जी, मैं आऊंगा आपके पास। मुझे एक चीज ये समझाइए, ठीक है, संयम रखना चाहिए कि दूसरे को अगर आप कुछ कहें तो सुनने की क्षमता है। ये कांग्रेस का यही कल्चर हो गया है। हमारे कल्चर को आप छोड़ दीजिए, हमारे गुरु या हमारे बाप मत, उसी ने कांग्रेस को डुबाया है। मैं आपको बताऊं, हमारे कल्चर की नहीं, आप अपने कल्चर की बात कीजिए। मैं आपसे सविनय निवेदन कर रहा हूं। अच्छा, मुझे सुनिए, मैं थोड़ा सा इतर विषय से हम इतर जा रहे हैं। सुरेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, थोड़ा सा विषय से इतर जा रहे हैं हम। सुनिए ना अनुराग जी, मैं आऊंगा आपके यहाँ। सुरेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे, सुरेंद्र जी, कि आप भी मेरे बीच में ना बोले। ठीक है, कोई किसी के बीच में नहीं बोल रहा है। अभी तो सुरेंद्र जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है। बीजेपी ने कई दफा आरोप आपकी पार्टी पर लगाया, कांग्रेस पर मुस्लिम परस्ती। सब चलेगा साहब, सब केरल हो, पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ मुस्लिम वोटर्स किसके साथ गया है? ये मुस्लिम परस्ती का जो तमगा बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया, इस पर क्या कहेंगे? सुरेंद्र जी, आपसे जवाब, सवाल है मेरा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है हमारे ऊपर कुछ भी आरोप लगाने का। वो राजनीतिक लोग हैं, हम उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, वो हमारे ऊपर आरोप। इसके बाद देंगे समय। हमें बहुत स्पष्ट रूप से उनके किसी आरोप से कोई आपत्ति नहीं, उन्हें यही आरोप लगाने, लेकिन ये आरोप झूठा है। आप हमको बताइए कि कोई 14% के लिए 86% को कोई मूर्ख ही छोड़ेगा?
लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि अपने अफवाह तंत्र से ये फैलाने की कोशिश करती है और हम इसका प्रतिवाद करते हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जरूर चाहती है कि देश में ये 14% जो अकलियत है, ये लोग 2 दर्जे के नागरिक रहे। इसका हम संवैधानिक रूप से विरोध करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो हमारे ऊपर आरोप लगाती है अगर इस वजह से कि देश के सारे नागरिक समान हैं, हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमें इस पर गर्व है। भारतीय जनता पार्टी को इससे शर्म होनी चाहिए कि वो सिर्फ बहुसंख्यकवाद की राजनीति करती है, वो देश के सभी लोगों की राजनीति नहीं करती। हमने कौन सा मुस्लिम तुष्टीकरण किया भाई? हमने कहा, हमने कहीं अगर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति आप नहीं करते तो शाहबानो क्या था कि हम मुसलमानों की ऐसा करेंगे? हमने कहीं पे ऐसा लिखा? देश के शाहबानो क्या था? जिसको सब चीजें मिलनी है वो सब सबको मिलनी है, बराबरी से मिलनी है। संविधान से ऊपर ना मैं हूं ना संविधान से ऊपर भारतीय जनता पार्टी है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के चंद चाटुकार जब इस तरीके की बातें करते हैं, चलिए मैं इसको और बेहतर ढंग से समझना चाहूंगा। कोई आपत्ति ठीक है, सुरेंद्र जी का अपना दावा है, अपना पक्ष है, लेकिन संजय जी मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप बेहतर ढंग से ये समझा पाएंगे। आरोप पहले भी कई दफा लगते रहे हैं तुष्टीकरण की नमस्कार बीजेपी। संजय जी। हाँ जी 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 नहीं, देखिए ऐसा है, जो इतिहास के पन्नों पर दर्ज है, जो इतिहास है, जो सामने रहा है, जो कांग्रेस का आचार रहा है, जो कांग्रेस का व्यवहार इस देश की जनता के साथ में रहा है, वो सब चीज़ें अब धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं। दरअसल मैंने पहले भी कहा कि पहले जब कांग्रेस 58 साल तक सरकार में रही तो यहाँ पर कहीं कोई विपक्ष नहीं था। उस समय जनसंघ थे, वो सीपीएम वगैरह थे, कम्युनिस्ट वगैरह थे, इसलिए ये मनमानी करते रहे। लेकिन जब 90 के बाद में विकल्प आए तो इनके जो असलियत है वो सब सामने आई। अब ये तंत्र की बात कर रहे थे कि बीजेपी तंत्र है, इनका तंत्र के आधार पर काम करते हैं। ठीक है, तंत्र है ना, हमारा तंत्र है जनता का तंत्र। जो जनता कहती है उस तंत्र पर हम चलते हैं। जो आपने तो स्वीकार किया सुरेंद्र जी कि आप परिवार तंत्र आपके यहाँ चलता है, आप तो जनता को भी किनारे करके आप यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं कि आप परिवार के साथ ही चलना पसंद करेंगे। सुन लीजिए, पूरी बात होने दीजिए, काफी समय आपने कांग्रेस के नेताओं को दिया है। तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, जो आपका पुराना इतिहास रहा, तुष्टीकरण का आधार नहीं रहा। शाहबानो प्रकरण की बातचीत बीच में आ रही थी, क्या था वो? उसका तो शानदार उदाहरण है वो। तो मुझे लगता है, और आपका इतिहास राम मंदिर से लेकर आप अभी की बात कह रहे हैं, तुष्टीकरण की बात है, 550 सालों से मुगल शासन के बाद से जो लगातार हमले हुए हैं, उस पर कांग्रेस शासन ने क्या किया आखिर 50-58 सालों के अंदर में? राम मंदिर के लिए यदि बहुसंख्यकवाद की राजनीति की बात हमसे करते हैं कि हम बहुसंख्यक की राजनीति करते हैं, हम करते हैं, बिल्कुल करते हैं और करना चाहिए। यदि हिंदुस्तान के अंदर में बहुसंख्यक की राजनीति नहीं होगी तो क्या पाकिस्तान में होगी जाकर? यदि यहां पर आकर पाकिस्तान की बात होगी हिंदुस्तान के अंदर में तो उसका विरोध किया जाएगा। यदि बहुसंख्यक हिंदू ये काफी हद तक राजनीति के दौर में हमने ये भी देखा है जो बदला, जिसका जिक्र संजय जी कर रहे हैं, सुरेंद्र जी भी कर रहे हैं। फिलहाल मुझे समय की कमी है, इसलिए मैं समय की कमी इसलिए अब इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। इसलिए आप सभी पैनलिस्ट का, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। संजय जी, सुरेंद्र जी, नवोदित जी, अनुराग जी, वर्णित जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एग्जिट पोल के नतीजों पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर हमने चर्चा की, लेकिन ब्रेक के बाद भी एग्जिट पोल के नतीजों पर चर्चा जारी रखेंगे। नए मेहमान जुड़ेंगे और छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर चर्चा करेंगे।